गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सखी क्लास में आज हम सेमेस्टर 1 का थर्ड पेपर करेंगे जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जिसमें हमने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को रखा है। ये लगभग 28 से 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। जैसे आप लोग का ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में आप चारों के आंसर देखेंगे और चारों से संबंधित एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। तो इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। पहला ऑप्शन है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। दूसरा ऑप्शन है शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। थर्ड ऑप्शन है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, जिसमें आपका शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ कहलाता है। इसमें हमने 2 शब्द देखे, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन यानी कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसको हम मिला दें तो इसका अर्थ होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होगा बालक के व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन का मैंने इससे पहले वीडियो में दिया था तो उसे मैंने डिटेल बताया था। और अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं और यह यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिला है जो कि है आपका साइकी प्लस लोगास। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगास का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि सोल का मतलब होता है आत्मा और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। सबसे पहले हम आत्मा के रूप में अध्ययन करते हैं, उसके बाद से मन का अध्ययन करने की बात कही, फिर हमारा चेतना आया और आज हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। इसी पर वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और आज हम इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो ये कोटेशन कई बार आ भी जाता है, इसको देखेंगे आप। इसके बाद एक और कोटेशन देख लिए वॉटसन की। व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यानी कि पॉजिटिव साइंस है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इन तीनों क्वेश्चन को आपने देखा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है व्यवहार में परिमार्जन क्या कहलाता है, तो वो शिक्षा कहलाता है, और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। और अगर बात करें कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या है, तो वह है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है कॉल्सेनिक, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है ट्रो, और लास्ट ऑप्शन है स्टीफन। इसका आंसर है बी, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कॉल्सेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। बात करें ट्रो की, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। बात करें स्टीफन की, तो स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। हम लोग एक और शिक्षा मनोविज्ञान का डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि स्कीनर का है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो ये स्कीनर का भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन वस्तुनिष्ठता एवं तथ्यात्मक ज्ञान, दूसरी ऑप्शन निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, थर्ड ऑप्शन कार्य कारण संबंध, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो उसमें वस्तुनिष्ठता, तथ्यात्मक ज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, कार्य कारण संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा ऑप्शन है वुंट ने, थर्ड ऑप्शन है फ्रायड, और लास्ट ऑप्शन है जुंग। इसका आंसर है बी, वुंट ने।
वुड ने सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। बात करें कैटल की तो उन्होंने 16 पीएफ दिए थे। फ्राइड की बात करें तो उन्होंने लैंगिक प्रकार दिया था। इड, ईगो, सुपर ईगो भी दिया था। जूंग की बात करें तो उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी को इंग्लिश में इंट्रोवर्ट कहते हैं, जिसमें संकोची, एकांत प्रिय और मितभाषी लोग आते हैं। बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट, इसमें आपका कुशल, चिंता मुक्त और सामाजिक यानी कि आशावादी लोग आते हैं। उभयमुखी की बात करें तो इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व के लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन अभिवृद्धि एवं विकास, दूसरा ऑप्शन मानसिक योग्यताएं और उनका मापन, थर्ड ऑप्शन मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो इसमें अभिवृद्धि एवं विकास आता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। मानसिक योग्यता और उनका मापन आता है। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन आता है, यानी कि आपका मेंटल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ, मेजरमेंट, एडजस्टमेंट, ग्रोथ एंड विकास सब आते हैं। इसमें और भी कई चीज़ें आती हैं। अगर हम अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी आती है, विशिष्ट बालक आता है, समूह मनोविज्ञान आता है, सीखना, अध्ययन विधियाँ आती है, मापन और मूल्यांकन आता है और शैक्षिक निर्देशन और परामर्श भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा, थर्ड ऑप्शन शिक्षण पद्धति में परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वर्तमान शिक्षा की बात करें तो उसमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन की बात की गई है। इसमें और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें तो उसमें मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा, वातावरण का महत्व, विकास की अवस्थाओं के अनुकूल शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बालक की स्वतंत्रता का महत्व, अनुशासन के लिए नवीन दृष्टिकोण और मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। पहला ऑप्शन अंतर्दर्शन विधियां, दूसरा ऑप्शन बहिर्दर्शन विधि, थर्ड ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, यह तीनों विधियां आती हैं। बात करें अंतर्दर्शन विधि यानी कि इंट्रोस्पेक्शन विधि, या दूसरा आपका है बहिर्दर्शन विधि यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, ये आपके निरीक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आपका विवरणात्मक विधियाँ हैं, जिसके अंतर्गत आपके और भी सर विधियाँ आती हैं, जैसे जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। ये 2 विधियाँ हैं, निरीक्षण विधियाँ और विवरणात्मक विधियाँ। अंतर्दर्शन विधि के जनक विल्हेल्म वुंट और उनके शिष्य टीचनर हैं और बहिर्दर्शन विधि के वॉटसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि के गुण हैं। पहला ऑप्शन विश्वसनीय और वैधता यानी कि रिलायबल एंड वैलिड, दूसरा ऑप्शन है यथार्थ विज्ञान यानी कि एक्सट्रैक्ट साइंस, थर्ड ऑप्शन सार्वभौमिक अनुप्रयोग यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रयोगात्मक विधि के गुण में आपका विश्वसनीय और वैधता यानी कि रिलायबल और वैलिड आता है, यथार्थ विज्ञान आता है यानी कि एक्सट्रैक्ट साइंस आता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन आता है, मात्रात्मक मापन आता है और पूर्व नियोजित और जांच आता है। ये सब गुण प्रयोगात्मक विधि के गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं हैं यानी कि लिमिटेशन। फर्स्ट ऑप्शन है कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियलिटी, दूसरा ऑप्शन है सीमित उपयोगिता यानी कि लिमिट यूटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है यह स्वतंत्र विधि नहीं है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रयोगात्मक विधि की सीमाओं की बात करें तो इसमें कृत्रिमता, सीमित उपयोगिता, यह स्वतंत्र विधि नहीं है, सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है, सभी प्रकार की परिस्थितियों का सृजन करना भी असंभव है। ये सब इसकी सीमाएं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कितने प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, 2।
मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दो प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है संरचित साक्षात्कार और दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार, जिसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से ही निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी पहले से ही निश्चित होता है, और असंरचित साक्षात्कार में ना तो पहले से प्रश्न निश्चित होते हैं और ना उनका क्रम ही निश्चित होता है। प्रयोगकर्ता अपने प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है और उसकी अनुक्रिया के आधार पर ही प्रश्न करता है या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रश्नावलियों को विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन खुली प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन बंद प्रश्नावली, थर्ड ऑप्शन खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली, और लास्ट इसमें है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी, यानी कि खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने वाली प्रश्नावलियों में खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली आती है। खुली प्रश्नावली का मतलब होता है इसमें प्रश्नों के उत्तर प्रयोज्य स्वतंत्र रूप से देते हैं। जैसे आप टीवी देखना क्यों पसंद करते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए। बंद प्रश्नावली में इसमें आप प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उत्तरों में से ही चुनकर देते हैं। जैसे क्या आप घूमना पसंद करते हैं, उसमें कई ऑप्शंस दिए होंगे कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, आनंद के लिए, घर से बाहर समय बिताने के लिए, फ्रेंड सर्कल में। तो आप बाध्य हैं कि जो उत्तर दिया है उसी में से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अध्ययन में मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन सिगमंड फ्रायड, दूसरा ऑप्शन मोरेनो, थर्ड ऑप्शन मैस्लो और लास्ट ऑप्शन है आल्पोर्ट व कैटल। इसका आंसर है ए, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। मोरेनो की बात करें तो उन्होंने समाजमिति विधि दी है। मैस्लो की बात करें उन्होंने मार्ग सिद्धांत यानी कि नीड थ्योरी दी है, और आल्पोर्ट व कैटल की बात करें तो उन्होंने शीलगुड सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी दी है। मनोविश्लेषणात्मक विधि को इंग्लिश में साइको एनालिटिकल विधि कहते हैं, मेथड कहते हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अब तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चंस को देखे और अब हम विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 7। इसका आंसर है बी, 5। मानव विकास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मानव विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कई बुक्स में अलग अलग दिया गया है, पर जनरली हम देखें तो इसे 5 भागों में ही विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था, जो कि 0 to 9 मंथ होता है। दूसरा आपका है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जो कि जन्म से 6 वर्ष है। थर्ड है आपका चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, जो कि आपका 6 साल से 12 वर्ष है। फिर आपका आता है एडोलेसेंस, जो कि आपका किशोरावस्था है 12 साल से 18 वर्ष तक। और फिर लास्ट आपका आता है एडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष से ऊपर की है। ये मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं इनको आपको देखना होगा अगर डिटेल में, तो आप मिश्रा सर की क्लास देख सकते हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख सकता है। इसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, आप इसे वो देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंसी किससे मिलकर बना है। पहला ऑप्शन है इन प्लस फेरी, दूसरा ऑप्शन है इन प्लस फेरी, थर्ड ऑप्शन है इन प्लस फेरी और लास्ट ऑप्शन है इन प्लस फेरी। इसका आंसर है सी, इन प्लस फेरी, यानी कि IN इन प्लस FARI फेरी। इसमें स्पेलिंग्स का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इन्फेरी की बात करें, इन्फेंसी के लैटिन भाषा से ये बना है इन प्लस फेरी, जो कि 2 शब्द है। इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलने वाला। अर्थात इन्फेंसी का अर्थ हुआ नहीं बोलने वाला, यानी कि बोलने में अक्षम। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को इन्फेंसी या शैशवावस्था कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 0 to 3 ईयर्स और 0 to 3 ईयर्स को शैशवावस्था और 3 to 6 ईयर्स को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था सेल्फ सेटल्ड एज होता है और इसे अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने 0 to 3 वर्ष यानी कि शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा है, तो वो थॉर्नडाइक ने कहा है। और सेल्फ सेंटर्ड एज शैशवावस्था को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा ऑप्शन सीखने में तीव्रता, थर्ड ऑप्शन कल्पना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उसमें शारीरिक विकास की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, सीखने की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, कल्पना शक्ति बहुत बढ़ती है, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति आती है, मूल प्रतीकात्मक व्यवहार होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है और स्वप्रेम की भावना उसमें उत्पन्न होती है और नैतिक भावना का अभाव होता है। तो ये कई बार कोटेशन दिया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमें एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ सो बना सकता हूँ, किसने कहा है? पहला ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, दूसरा ऑप्शन स्टैग, थर्ड ऑप्शन रूसो और लास्ट ऑप्शन है वॉटसन। इसका आंसर है डी, वॉटसन। वॉटसन ने कहा था कि आप हमें एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ सो बना सकता हूँ। ये कई बार कोटेशन पूछा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 3 से 4 वर्ष में ही बन जाता है। स्टैग ने कहा था कि प्रारंभिक 2 वर्ष मानव जीवन का आधारशिला होता है। और रूसो की बात करें तो उन्होंने कहा था कि शिशु के हाथ पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और ये प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। ये जो जितने भी चारों कोटेशंस है उसे आप याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसने कहा है? पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा ऑप्शन रूसो, थर्ड ऑप्शन जॉन लॉक और लास्ट ऑप्शन है वैलेंटाइन। इसका आंसर है सी, जॉन लॉक। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज जॉन लॉक ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट प्लेटो ने कहा था। बालक का मन कोरा कागज रूसो ने कहा था। और वैलेंटाइन की बात करें तो उन्होंने कहा था सीखने का आदर्श काल यानी कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग शैशवावस्था को कहते हैं। तो ये आपके जो कुछ कोटेशन है उसको आप ध्यान में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 kg, दूसरा ऑप्शन है 3.50 kg, थर्ड ऑप्शन है 4 kg और लास्ट ऑप्शन है 2.50 kg। इसका आंसर है ए, 3 kg। जन्म के समय शिशु का वजन 3 kg होता है। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 51 सेंटीमीटर होता है। मस्तिष्क की बात करें तो 350 ग्राम होता है। हड्डियों की बात करें तो 270 हड्डियां होती हैं, दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु सबसे पहले किस पर नियंत्रण करते हैं? पहला ऑप्शन है धड़ पर, दूसरा ऑप्शन है सिर पर, थर्ड ऑप्शन है पैरों पर और लास्ट ऑप्शन है शरीर पर। इसका आंसर है बी, सिर पर। शिशु सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद से धड़ पर और फिर अंत में टांगों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 से 4 वर्ष में और 6 वर्ष में 90% मानसिक विकास हो जाता है? पहला ऑप्शन है गुड एनफ, दूसरा ऑप्शन है गैसेल, थर्ड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और लास्ट ऑप्शन है कुप्पुस्वामी। इसका आंसर है ए, गुड एनफ। गुड एनफ ने कहा था कि संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 से 4 वर्ष में हो जाता है और 6 वर्ष तक 90% मानसिक विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो की बात करें तो उनकी एक कोटेशन है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुप्पुस्वामी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 5 से 6 वर्ष का बालक का स्वभाव उग्र तथा हर बात का जवाब न में देता है। गैसेल की बात करें तो उन्होंने नर्लिंग पे एक कोटेशन दिया है कि जन्म से 6 वर्ष में शिशु उतना सीख लेता है जितना वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम को सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि पितृ भावना ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि मातृ भावना ग्रंथि, थर्ड है नार्सिसिज्म और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि पितृ भावना ग्रंथि। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़कियों का झुकाव पिता की तरफ, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़के का झुकाव माता की तरफ और नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वप्रेम की भावना यानी कि अपने से प्रेम करना। ये तीनों ही आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, दूसरा ऑप्शन मानसिक योग्यताओं का विकास, थर्ड ऑप्शन प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो उसमें शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है, मानसिक योग्यताओं का विकास होने लगता है, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होती है,
संवेगों पर वह नियंत्रण करना सीख जाता है और सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। उनमें सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता आने लगती है, वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है तथा संग्रह प्रवृत्ति का विकास भी इसी काल में होने लगता है। ये तो थी इनकी विशेषताएं। और अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी और फिर किशोरावस्था में फिर से वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन किशोरावस्था और लास्ट ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर है बी, बाल्यावस्था। मानव जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। मानव जीवन का स्वर्णिम काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगर बात करें इन्फेंसी की तो उसमें सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी को कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल इन्फेंसी को कहा जाता है, जो कि वैलेंटाइन ने कहा था कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। और इन सभी कालों का स्वर्णकाल किशोरावस्था को कहा जाता है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मानव जीवन का अनोखा काल पूछा जाए तो बाल्यावस्था और सीखने का अनोखा काल पूछा जाए तो शैशवावस्था लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज, दूसरा ऑप्शन है स्फूर्ति की अवस्था यानी कि स्मार्ट एज, थर्ड ऑप्शन है डर्टी एज यानी कि गंदी अवस्था और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज, स्फूर्ति की अवस्था यानी कि स्मार्ट एज, गंदी अवस्था यानी कि डर्टी एज, ये तीनों ही नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को स्पीडियो मैच्योरिटी एज के नाम से भी जाना जाता है यानी कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बालक परिपक्व सा दिखता है, परिपक्व होता नहीं है। या स्पीडियो मैच्योरिटी एज यानी कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था रॉस ने कहा है। इसे भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन ग्रीक, दूसरा ऑप्शन लैटिन, थर्ड ऑप्शन यूनानी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, लैटिन। एडोलेसेंस लैटिन भाषा से लिया गया है। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलेसेंस की बात करें तो यह अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्व की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। और किशोरावस्था की आयु की बात करें तो ये 12 से 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, दूसरा ऑप्शन स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, थर्ड ऑप्शन आत्मसम्मान की भावना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करें तो उसमें घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की बात होती है, स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है, आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है, धार्मिक भावना जागृत होती है, वीर पूजा की भावना होती है, व्यवसाय चुनाव की चिंता बनी रहती है, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व आता है, व्यवहार में विभिन्नता आती है और काम भावना का विकास होता है तथा मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना इस समय जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रीम, स्ट्रॉम और स्टिफ की अवस्था है। पहला ऑप्शन है जर्शील्ड, दूसरा ऑप्शन है स्टैग, थर्ड ऑप्शन है विग एंड हंट और लास्ट ऑप्शन है स्टेनले हॉल। इसका आंसर है डी, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रीम, स्ट्रॉम और स्टिफ की अवस्था है, यानी कि S4 इसे ये भी कह सकते हैं। जर्शील्ड की बात करें तो उन्होंने किशोरावस्था को कहा कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से एडोलसेंस की ओर संक्रमण की अवस्था है, यानी कि ट्रांजैक्शनल पीरियड अर्थात संधि काल कहा है। स्टैग की बात करें तो उन्होंने कहा कि एडोलसेंस एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ चेंजेस की बात की है। नेक्स्ट आपका विंग एंड हंट की बात करें तो उन्होंने एडोलसेंट को कहा है कि एडोलसेंस को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द है परिवर्तन, अर्थात संवेगात्मक परिवर्तन की बात की है, इमोशनल चेंजेस की बात की है। और स्टेनले हॉल की बात करें तो उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है समस्यात्मक आयु, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था, थर्ड ऑप्शन है संधिकाल और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था को समस्यात्मक आयु यानी कि प्रॉब्लम एज, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था, संधिकाल यानी कि ट्रांजैक्शनल पीरियड कहते हैं। किशोरावस्था को समस्यात्मक आयु इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय वह अपने, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, उनमें उनको समस्या आती है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था इसलिए कहा जाता है यानी कि रिपीटेशन ऑफ इन्फेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह संवेगात्मक रूप से शैशवावस्था को फिर से दोहराता है। किशोरावस्था को संधिकाल इसलिए कहा जाता है यानी कि ट्रांजेक्शन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इसे संधिकाल कहते हैं। किशोरावस्था को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वीर पूजा की अवस्था, एज ऑफ हीरो वर्शिप, मित्रता की अवस्था यानी कि फास्ट फ्रेंडशिप, बसंत ऋतु की अवस्था और दीवा स्वप्न की अवस्था भी कहा जाता है। इस तरह के कोटेशंस आपके कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किशोरावस्था को समस्यात्मक आयु यानी कि प्रॉब्लम एज कहा जाता है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था कही जाती है यानी कि रिपीटेशन ऑफ इन्फेंसी, संधिकाल यानी कि ट्रांजैक्शनल पीरियड, वीर पूजा की अवस्था यानी कि एज ऑफ हीरो वर्शिप, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था यानी कि फास्ट फ्रेंडशिप और बसंत ऋतु की अवस्था या दीवा स्वप्न की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसंत ऋतु की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था लगा सकते हैं। तो ये था आपका पूरा वीडियो। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो उसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़ाइए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आगे और करने की इच्छा होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।